दोस्तों पूरे स्वागत है आपका। देखिए, डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिसीजन मेकिंग कैसे मैं डिसाइड करूं कि क्या प्लान मुझे देना है। तो ये अगर हम आपको आज हेल्प करके बता पाए कि भाई डिसीजन कैसे लेंगे आप, तो आपके लिए जरूरी ये फायदेमंद चीज हो जाएगी। क्योंकि कस्टमर के सामने बैठ के बहुत सारे बातें दिमाग में चलती रहती हैं, इसको क्या दें। अच्छा, कस्टमर ने पूछ लिया कि क्यों दिया भाई ये प्लान मुझे, तो क्या करेंगे। तो चलिए, पांडे सर बार बार डॉक्टर्स की बात कर रहे थे, है ना। डॉक्टर्स के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही थी, डॉक्टर कैसे डिसाइड करता है। तो मैं आज से 15-20 साल पहले के डॉक्टर की और आज के डॉक्टर की कंपैरिजन करके देखता हूँ। सर्जन के बारे में बात करते हैं। पहले कोई होता था सर्जन, तो वो या डॉक्टर होता था, तो वो आता था, पेशेंट को देखता था और दवाई कुछ ना कुछ बताता था, इलाज बता देता था कि भाई ये सब करना है और आप ये ट्रीटमेंट शुरू करिए। सर्जरी करनी है तो उसके बारे में भी वो डिसाइड करने लगता। अभी ये चलता था, ये समझ लीजिए कि 20 साल पहले ये नॉर्मल चलता था। अभी हुआ क्या, चेंज क्या आया कि अगर किसी व्यक्ति का इलाज डॉक्टर ने किया और उसको वो ट्रीटमेंट से उल्टा हो गया, उसको नुकसान हो गया, ऑपरेशन जैसे सर बोल रहे थे कि पैर का ऑपरेशन करना था, लेफ्ट का कर दिया राइट का, तो ये सब गड़बड़ हो गई। तो पहले क्या होता था, पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी। कस्टमर उस चीज को अपना एक भाग्य का वो मान के रख लेता था कि चलो भाई मेरी किस्मत खराब थी, जो हो गया सो हो गया। लेकिन पिछले 20 सालों में क्रांति आ गई, अवेयरनेस बढ़ गई, है ना। आप देखो, इंटरनेट है, आपके पास गूगल है, आपका सारा डाटा, सारे कानून आपके मोबाइल में, आपके इंटरनेट पर अवेलेबल है। अब जो पेशेंट होता है वो क्या करता है, सीधा कोर्ट में जाके केस कर देता है। कंज्यूमर फोरम बन गया, 1986 में कंज्यूमर फोरम बना दिए कि अगर किसी भी कस्टमर को कोई किसी भी सर्विस से या किसी प्रोडक्ट से दिक्कत हुई तो आप क्या करो, कंप्लेंट कर दो। और उसमें कस्टमर को कंप्लेंट करने के बाद कोई पैसा भी खर्च नहीं करना है, कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा, देखेगा कि भाई इसको ये सर्विस या इसको ये प्रोडक्ट खराब क्यों दिया गया। तो ये मेडिकल लाइन में भी आया, इंश्योरेंस लाइन में भी आया कि कस्टमर ने गलत प्रोडक्ट को स्वीकार करना मना कर दिया। अब अगर किसी एडवाइजर ने, कंसल्टेंट ने, डॉक्टर भी तो कंसल्टेंट ही है, उसने कोई गलती कर दी तो उसको पनिशमेंट भी होने लगी, कुछ डॉक्टर्स को सजा भी हो गई, कुछ डॉक्टर को फाइनेंशियल पेनल्टी लगी। तो ये बदलाव का समय चलता रहता है। ये चीजें समय जैसे जैसे हमारा देश तरक्की करता जाएगा, ये चीजें बदलती जाएंगी। तो क्या इंश्योरेंस भी इसका कोई प्रभाव पड़ा? ये जानकारी जो बढ़ी, लोगों की अवेयरनेस बढ़ी, लोग जागरूक हो गए, कानून बन गए, कंज्यूमर के लिए दुनिया भर की फैसिलिटीज आ गई, ग्राहक जागो ये सब ऐड आने लगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए इंश्योरेंस सेक्टर की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सुधार करने की बात आई। अभी सर ने भी जैसे बताया कि देना था मनी बैक प्लान, दे दिया एंडोमेंट प्लान। तो कस्टमर ने क्या किया, डेफिनेटली कस्टमर ने ये मान लिया कि यार एडवाइजर ने मेरे को गलत प्लान दिया। लेकिन क्या वो कस्टमर कोर्ट में जा सकता है, कंप्लेन कर सकता है? यस, कर सकता है। लेकिन वो जाता नहीं, हमारा कल्चर इस तरह का है, वो जाता नहीं है। वो एडवाइजर को फोन करता है, भाई मिश्रा जी आपने ये क्यों प्लान दिया। मिश्रा तो बोलते हैं सर नहीं नहीं ये था ये था ये था, और वो उसको सेटिस्फाई कर देता है। लेकिन समय बदल गया। आप ये मान के चले कि आने वाले समय में कस्टमर हो सकता है ये सवाल पूछ ले कि मिस्टर ए आपने मुझे ये जीवन लाभ क्यों दिया, तो आपके पास उसका जवाब क्या हो। लेमैन में तो आप कह देंगे जी ऐसा था ऐसा था, लेकिन चीजें बहुत टेक्निकल होती जा रही है, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, सारी चीजें आपको ऑन रिकॉर्ड आती जा रही है। अब तो कस्टमर का फॉर्म जो होता है ना, वो कस्टमर को ऑनलाइन भेजने की भी तैयारी रहती है कि जो 300 नंबर फॉर्म आपने भरा है वो कस्टमर के पास पहुंचाया जाए कि एडवाइजर कहीं गलती ना कर दे। तो LIC ने क्या किया कि इसके बारे में विचार किया, IRDA ने इसके बारे में विचार किया। और आप देखिए कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, LIC में 1 फरवरी 2020 से बहुत चेंजेस आए। आपने देखा प्लान चेंज हो गए, कुछ डेफिनेशन चेंज हो गई, फॉर्म चेंज हो गया, बहुत कुछ चेंज हो गया। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण चेंज था कि सूटेबिलिटी फॉर्म आया। एक फॉर्म आप देखते हैं कि आपने ब्रांच में कभी देखा होगा, आपको कहीं ना कहीं से फॉर्म जरूर मिला होगा, जिसको लिखते हैं कि फॉर्म ऑफ सूटेबिलिटी एनालिसिस। मकसद क्या है? मकसद ये है, जैसा सर बार बार जिक्र कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग व्हाट, क्या है डिसीजन मेकिंग, क्यों जरूरी है और कैसे लेंगे। तो ये सारा जो मैटर है वो इस 5 पेज के पेपर में भी छुपा हुआ है। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि LIC आपको बोले कि ये फॉर्म कंप्लीट करा के हमें दीजिए, तब कस्टमर के इस पर आपके हस्ताक्षर होंगे। कस्टमर को एक एक स्टेप से आपको जानकारी जुटानी पड़ेगी। जो 300 नंबर फॉर्म में आप जानकारी जुटाते हैं, उसके लिए आप एक बायोडाटा बना लेते हैं या कोई भी अपना एक मेथड अपनाते हैं। लेकिन अब सूटेबिलिटी के लिए भी आपको कोई मेथड अपनाना पड़ेगा।
आने वाले टाइम में अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सही रखने के लिए और जवाबदेही में तैयार रहने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो डॉक्टर किसी भी सर्जरी को या किसी भी ट्रीटमेंट कराने से पहले अगर वो पेशेंट का ब्लड टेस्ट करा लेता है, अल्ट्रासाउंड करा लेता है, एक्सरे करा लेता है, तो आप क्या मानते हैं कि अब उन रिपोर्ट्स के बाद वो अच्छा ट्रीटमेंट देगा या उसका ट्रीटमेंट रिपोर्ट के बगैर अच्छा रहेगा? तो निश्चित तौर पे आपका जवाब आएगा कि सारी रिपोर्ट देखने के बाद वो डॉक्टर अच्छे से ट्रीटमेंट दे पाएगा। तो क्यों जो एक ट्रीटमेंट लाइफ में कभी किसी को जरूरत पड़ती है और वो रिपोर्ट के बाद अच्छा हो सकता है, तो एक 15, 20, 25, 30 साल चलने वाला प्रोडक्ट जो कस्टमर की लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जो सर्वाइव करते हुए भी चलता है और बाद में भी चलता है। तो ऐसा प्रोडक्ट क्या ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं चाहेगा कि उसका ब्लड टेस्ट, उसका एक्सरे, उसका अल्ट्रासाउंड हो जाए? ठीक है, तो बिल्कुल आपका जवाब आएगा कि यस, अगर सर ऐसा कोई टेस्ट हम करें और उसके बाद कस्टमर को कोई प्रोडक्ट दे, कोई उसके बारे में कोई डिसीजन निकाले तो बेटर रहेगा। तो आइए ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे करके देखते हैं कि एलआईसी कैसे अपने उस क्लाइंट का, अपने उस प्रोस्पेक्ट का, ग्राहक का ये एक्सरे, ब्लड टेस्ट कराती है और जिसके बाद कि आप उसका सही ट्रीटमेंट, सही उसको इलाज दे पाए। तो बहुत ही आसान शब्दों में एलआईसी ने ये फॉर्म बनाया है। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, आपको ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिंपल जैसे 300 नंबर फॉर्म के लिए आप डाटा जुटाते हैं, उसी को थोड़ा सा एनहेंस करके, थोड़ा सा बड़ा करके एलआईसी ने इसको आपके सामने रखा है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और मैं तो कहता हूं कि आप इसको इस्तेमाल कीजिए। जब आप इसको कस्टमर के सामने इस्तेमाल करेंगे तो कस्टमर ये जानेगा कि यस, आप क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, आप इंश्योरेंस के क्वालिफाइड कंसल्टेंट हैं। अभी एक छोटा मोटा डॉक्टर जो झोला छाप डॉक्टर है, वो कभी भी ब्लड टेस्ट नहीं कराएगा, कभी वो एक्सरे नहीं कराएगा, वो सीधा अपनी दवाई लिखता है, क्योंकि उसको 10-12 दवाइयों के नाम पता है। उसको पता है पेट दर्द, शरीर दर्द, बुखार, खांसी, जुकाम में क्या दवाई देनी है। कोई भी पेशेंट आ जाए उसके पास, वो उसको उन्हीं दवाइयों में से मिला के लिख देगा। तो क्यों हम ऐसा एडवाइजर बन के रहे कि कोई भी हमारे पास क्लाइंट आए, उसकी लीड कुछ भी हो, लेकिन हम सीधा उसको 915 दे दें, सीधा 936 दे दें? नहीं दोस्तों, अब हमारे पास समय है और हम तो लकी हैं कि आज हम ये सारी चीजें सीख पा रहे हैं, नहीं तो उस भाग दौड़ में हम ये चीजें सीख भी नहीं पाते थे। तो हम क्यों ना ऐसे एक्सपर्ट कंसल्टेंट बने कि उसकी सारी जरूरतों को भांपते हुए उसको सही डिसीजन दे, उसको बता दे कि भाई तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है। और आप देखिए, जब डॉक्टर सारे टेस्ट कराने के बाद डिसीजन देता है और बोलता है कि आपको सर्जरी की आवश्यकता है, आप सर्जरी कराइए, तो आप उस डॉक्टर की बात को मानते हैं, बिकॉज उसने जो ये डिसीजन लिया है वो कुछ स्टेप्स के बाद लिया है। तो आइए जानते हैं कि आप कैसे इस स्टेप्स को इस्तेमाल करेंगे, कैसे इन बातों को करेंगे। ये फॉर्म है और फॉर्म को आप देखेंगे तो 300 नंबर फॉर्म के साथ कंपेयर करके चल सकते हैं, कुछ एडिशनल आप कर रहे हैं। अच्छा, आप एक बात और देखिए कि अगर कल एक आपके पास मैसेज आए कि ये सूटेबिलिटी फॉर्म की डिटेल देना कंपल्सरी है, तो क्या वो लोग जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है वो ये काम को रोक देंगे? बिल्कुल रोक देंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले जाएंगे कि सूटेबिलिटी फॉर्म को भरना सीखे, इसके बारे में जानकारी लें। तो आज हम आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं, ये आपको फायदेमंद रहने वाली है। आने वाले टाइम में आपकी ये पॉलिसी का एक पार्ट बनने वाली है। तो जैसा आप पॉलिसी के लिए चाहते हैं कि पार्टी का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज क्या है, उसका एड्रेस और मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, सिंगल है, विडो है, डाइवोर्स है, ये सारी चीजें, ये आप जब 300 नंबर फॉर्म भरते हैं तो ये सारी चीजें उस कस्टमर के बारे में जानते हैं। लेकिन मैं अब इसको पहले जान रहा हूँ, ये एनालिसिस है, मैं कस्टमर के बारे में पहले से ही जानकारी लेके बात कर रहा हूँ। ऑक्यूपेशन, अब ये फॉर्म वो पूछता है कि भाई क्या काम करते हैं। अभी हम क्या लिखते हैं, 2-3 चीजें लिख देते हैं, बिजनेस है, सर्विस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। लेकिन उसको थोड़ा सा और कैटेगराइज हम कर सकते हैं। क्या बिजनेस है, सर्विस है तो गवर्नमेंट सर्विस है या प्राइवेट सर्विस है, एग्रीकल्चर इनकम है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है, एनआरआई है, एचयूएफ है, या कोई और इनकम का तरीका है। तो हमें उसके काम के बारे में जाती है, और जब काम की जानकारी होती है तो इनकम की भी जानकारी होने लगती है हमें। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कि कैसे हम उसके बारे में जानते हैं कि अब जो वो काम करता है उससे कमाता क्या है। आप देखते हैं कि हम कस्टमर से इनकम पूछते हैं, सिंपल सर क्या इनकम है, और वो बोल देता है कि मेरी 6 लाख इनकम है। लेकिन हम इस चीज में डेप्थ में नहीं जाते कि इनकम आ कहां से रही है। कई बार क्या होता है, कस्टमर की 6 लाख रुपए साल की इनकम होती है सैलरी से, लेकिन वो ट्यूशन भी पढ़ाता है, वहां से भी उसकी इनकम आती है, और 20,000 रुपए महीना वो वहां से इनकम आता है। तो 20,000 रुपए महीना के हिसाब से उसकी इनकम बढ़ गई, लेकिन हमारा
जो पूछने का तरीका होता है वो सैलरी का रह जाता है। तो जब हम इस एनालिसिस में आएंगे तो हम उसकी सारी इनकम को जानने का प्रयास करेंगे। जैसे ही आपको सारी इनकम का पता चलेगा तो आप उसके बिजनेस में, उसके इंश्योरेंस में इजाफा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर वो 5 लाख की पॉलिसी कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि सर आपकी तो एडिशनल इनकम भी है, आपकी प्रोफेशनल इनकम भी है, आप कंसल्टेंसी करते हैं, आप ट्यूशन देते हैं, तो आपका इनकम ये है, उसके हिसाब से आपका इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ती है, तो आप उसको इंश्योरेंस के लिए आगे मना भी सकते हैं। ठीक है, जब ये एनालिसिस कर रहे हैं, उसकी सारी इनकम को जान रहे हैं, तो उसका इनकम का प्रूफ भी जान पा रहे हैं कि क्या उसके पास इनकम प्रूफ है, यस और नो। कौन कौन से प्रूफ दे सकते हैं हम? आप बार बार जानकारी लेते रहते हैं कि आईटीआर होता है हमारे पास, इनकम टैक्स रिटर्न जो आदमी फाइल करता है, वो एक बहुत ही पुख्ता सबूत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सबूत है हमारी इनकम का। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे इनकम के प्रूफ है, जैसे सैलरी सर्टिफिकेट या सैलरी की स्टेटमेंट। जो हमें सैलरी मिलती है, जो एम्प्लॉय लोग होते हैं, उन्हें कंपनी की तरफ से सैलरी के लिए स्टेटमेंट भी मिलती है कि उसका क्या बेसिक है, क्या डीए है, क्या पैसा उसका डिडक्ट हो रहा है और नेट सैलरी कितना है, तो उससे भी हमें काफी कुछ पता चल जाता है। सीए सर्टिफिकेट, जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, वो भी एक ऐसे बिजनेसमैन को, मान लीजिए उसका आईटीआर नहीं है, उसने बिजनेस शुरू किया है या किसी भी रीजन से उसके पास आईटीआर अवेलेबल नहीं है, तो चार्टेड अकाउंटेंट वो सर्टिफिकेट इशू कर सकता है और उस सर्टिफिकेट को मान्यता दी जाती है एलआईसी में भी एज ए इनकम प्रूफ। इसी तरह से उसके बैलेंस शीट, बिजनेसमैन होता है, उसकी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये डिटेल, या प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट अथॉरिटी, काफी लोगों को ये कंपलसरी कर दिया गया है कि वो अपना प्रॉपर्टी का रिटर्न फाइल करेंगे, प्रॉपर्टी की डिटेल देंगे। जो एम्प्लॉइज होते हैं एलआईसी में भी काफी अधिकारियों को ये कंपलसरी होता है, तो इन सब चीजों से हमें पता चल जाता है कि किस व्यक्ति की कितनी इनकम है। अब मैं जानता हूं कि मुझे पॉलिसी में रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको भी पता है कि रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, 15 लाख 20 लाख के बीमे में मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 70,000 रुपए का एनुअल प्रीमियम। लेकिन अगर मैं उसके आईटीआर पे डिस्कशन में जाता हूँ एनालिसिस करते हुए, तो हो सकता है कि कुछ और खुलासा हो। जो कस्टमर फर्म से या छुपाव से मेरे को अपनी सैलरी 5 लाख 8 लाख बता रखा है, हो सकता है उसकी आईटीआर में 15 लाख सैलरी हो, तो अब मैं अपने बिजनेस को वहां पर बढ़ा सकता हूँ, उसको अच्छा प्रपोजल दे सकता हूँ। तो इससे मुझे पता चलता है कि उसकी इनकम क्या है। तो एनालिसिस करते करते मैं इन सब चीजें जान जाता हूँ, है ना। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं कि नहीं करते हैं, पैन नंबर क्या है और टैक्स ब्रैकेट क्या है। अगर टैक्स ब्रैकेट का देखिए कभी भी होता ही नहीं है कि हम उससे टैक्स ब्रैकेट पूछे, हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इसकी ये सैलरी है तो ये इतना के टैक्स स्लैब में होगा। लेकिन अगर टैक्स ब्रैकेट का कॉलम आया तो मैं पूछूंगा सर आपका टैक्स स्लैब क्या है। अगर उसने बोला कि मेरा 30% का स्लैब है, तो अब मैं उसको टैक्स बेनिफिट जब बताता हूँ कि भाई आपको मेरे 1 लाख के प्रीमियम पे 30,000 35,000 रुपए का तो टैक्स बेनिफिट ही होने वाला है, तो मेरी पॉलिसी सेल में आसानी हो जाती है। तो इस तरह से मैं कस्टमर को उसकी इनकम के माध्यम से कुछ चर्चा कर सकता हूँ, और जो बात करेगा, जो चर्चा करेगा, वो कहीं ना कहीं उसको कन्वर्ट करेगा पॉलिसी। नेक्स्ट, अब कस्टमर को जब हम पॉलिसी की बात करते हैं तो कई बार ये हमसे गलती हो जाती है कि प्रीवियस पॉलिसी के बारे में हम चर्चा नहीं कर पाते, छूट जाता है किसी भी वजह से। हालांकि वो गलत है, पहली पॉलिसी हमें बताना कंपलसरी है। 300 नंबर फॉर्म में, प्रपोजल फॉर्म में आपको क्लियर मेंशन है कि उसने अगर कोई पॉलिसी कराई है तो वो कब कराई है, उसका सम एश्योर्ड क्या है, उसका स्टेटस क्या है, इनफोर्स है, लैप्स है, क्या पोजीशन है, ये सारा जानना जरूरी है। लेकिन इस एनालिसिस के माध्यम से जो मैं उसके साथ डिटेल में चर्चा कर सकता हूँ कि उसने अपनी और अपनी फैमिली के लिए कौन कौन सी पॉलिसी ले रखी है। इससे मुझे उसका पता चल जाएगा कि इंश्योरेंस माइंड के सेट कैसा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सपोज उसने जीवन आनंद ले रखी है, उसके पास 10 लाख का जीवन आनंद है, तो ऐसा ना हो कि मैं डिफरेंट प्रोडक्ट पे उस पर फोकस करूं, क्योंकि जीवन आनंद ही अगर मैं आज सुना रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ, तो हो सकता है उसको माइंड में लगे कि यार ये एक ही प्रोडक्ट है, ये तो मैंने करा रखा है। लेकिन जैसे ही मैं उसको जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ के बारे में चर्चा करूंगा तो उसको एक डिफरेंट फीलिंग आएगी और नए प्रोडक्ट के लिए वो जल्दी से तैयार हो जाता है। तो प्रीवियस पॉलिसी के बारे में पूरी डिटेल कि ये पॉलिसी कब हुई थी, कितने सम एश्योर्ड की है, इसमें टर्म राइडर है क्या, क्रिटिकल इलनेस राइडर है क्या, ये डिटेल चर्चा मुझे इस पॉलिसी को करते वक्त या इस एनालिसिस को करते वक्त करनी होगी। ये जो मेरा सूटेबिलिटी फॉर्म है, इसके लिए भी इसका रिक्वायरमेंट है। अभी देखिए, कई बार हम जब पॉलिसी करते हैं तो उसके स्पाउस को हम ज्यादा नहीं जानते हैं, हम उसके बारे में कम चर्चा करते हैं। मान लीजिए हस्बैंड की पॉलिसी कर रहे हैं तो हम स्पाउस का नाम पूछते हैं, सर नॉमिनी में क्या नाम रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्पाउस की डिटेल में नाम, ऑक्यूपेशन और इनकम भी पूछा गया है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। मान लीजिए हमने देखा कि ऑक्यूपेशन है, उन्होंने बताया ऑक्यूपेशन है, बिजनेस है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या सर्विस है, और इनकम भी बताया जी 5 लाख रुपए वाइफ का इनकम है।
और हम देख रहे हैं कि ब्लैंक है कि वाइफ की तो पॉलिसी है ही नहीं, तो क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटी बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तो मैं उस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सकता हूँ, उसका लाभ ले सकता हूँ और एक प्रपोजल उसकी वाइफ के लिए भी वहां पर रख सकता हूँ। तो मैं उसकी वाइफ की इनकम डिटेल भी जानने का प्रयास इस सुटेबिलिटी फॉर्म के माध्यम से कर सकता हूँ। फैमिली हिस्ट्री दोस्तों आप सभी जानते हैं, एक्सपर्ट है इसके बारे में, कि उसके परिवार के बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए कि उसका परिवार का फैमिली हिस्ट्री मतलब उसके परिवार का स्वास्थ्य का स्टेटस क्या है, उसके फैमिली में जो लोग हैं वो कैसे हैं, क्योंकि अंडर राइटर जो होता है डिसीजन लेता है जो पॉलिसी करने के लिए, वो ये देखता है कि भाई इसकी फैमिली में हेल्थ स्टेटस क्या है, तो फादर का, मदर का, ब्रदर का, सिस्टर का, स्पाउस का, बच्चों का, ये सारा मेरे को डिटेल चाहिए। क्या एज है, उनका स्टेटस क्या है, हेल्दी है, और अगर किसी की डेथ हो गई है तो उस डेथ का कारण क्या है। LIC या इंश्योरेंस सेक्टर में ये जानकारी चाहिए होती है कि अगर उसके फैमिली में ज्यादा डेथ हो रखी है तो कहीं कोई ऐसा रीजन तो नहीं है जिसकी वजह से उसकी लाइफ पे भी रिस्क बढ़ जाता हो। तो जैसे आप अपने प्रपोजल फॉर्म के लिए फैमिली हिस्ट्री तैयार करते हैं, ऐसे ही इस सुटेबिलिटी फॉर्म के लिए भी फैमिली हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट मुझे होती है। नेक्स्ट, अब जब हम ये बात करते हैं फैमिली हिस्ट्री की, उसके बाद आ जाता है कि अब जब IRDA में, LIC में ये विचार चल रहा था कि क्योंकि आने वाले समय को देखिए कि 20 साल पहले अगर किसी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया और वो ट्रीटमेंट खराब हो गया तो मन को समझा के हम लोग रह जाते थे, लेकिन आज अगर कोई हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम डॉक्टर पे या हॉस्पिटल पे केस करते थे। तो समय बदल गया है, समय बदल रहा है, अवेयरनेस आई है। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि आने वाले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद हमारी भी सब चीजें चेक की जाए, हमारे लिए भी ये बातें, ये कानून लागू होने लगे। तो लीड एनालिसिस, कैसे आपने ये पॉलिसी दी, क्या सोचा भाई आपने जो पॉलिसी दी, तो टोटल इनकम क्या है कस्टमर की, हम यहाँ तक हमेशा जब अपना प्रपोजल देते हैं तो ये बात फोकस करते हैं, भाई टोटल इनकम क्या है, हमने बताया 10 लाख रुपए, लेकिन लायबिलिटीज क्या है ये हम नहीं देखते। तो ये एनालिसिस में आ जाता है पार्ट कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज क्या है, सिक्योर और नॉन सिक्योर लोन। सिक्योर लोन है, कुछ लोन ऐसे होते हैं जिसके अगेंस्ट उसने गारंटी दी होती है, जैसे हाउसिंग लोन है तो सिक्योर लोन है, अगर हम लोन नहीं रिपे कर पाए तो मकान वो बैंक वाला ले जाएगा, मकान को जब्त कर लेगा। कुछ होते हैं नॉन सिक्योर लोन, जैसे आप देखते होंगे पर्सनल लोन मिलते हैं, तो कस्टमर की जो सिविल स्कोर है या और क्वालिटी को देखते हुए लोन दिए जाते हैं। अगर लोन है कस्टमर पर तो कई बार हमें लगता है कि ये खराब चीज है, लेकिन इंश्योरेंस में देखें तो अगर किसी कस्टमर के ऊपर लायबिलिटी है तो इंश्योरेंस कराने के लिए वो बहुत ही मजबूत पक्ष बन जाता है। जो अंडरराइटर है वो देखता है, एक कस्टमर है उसके पास 1 करोड़ का लोन चल रहा है, तो उसके पास तो लॉजिक हो गया ना, उसके पास तो बिल्कुल क्लियर एक मोटिव हो गया इंश्योरेंस कराने का। तो जब हमारा लाइफ इंश्योरेंस में उसका प्रपोजल आता है तो अंडरराइटर को कुछ सोचना ही नहीं है, अंडरराइटर सोचता है कि इस आदमी के ऊपर 1 करोड़ का लोन है और ये 1 करोड़ की पॉलिसी कराना चाहता है, तो इसका मकसद बिल्कुल क्लियर है। एनालिसिस करते वक्त सिक्योर लोन या नॉन सिक्योर लोन के बारे में जानकारी लेना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार देखिए क्या होता है, सम एश्योर्ड कैसे बढ़ जाता है। सपोज एक कस्टमर है, मुझे लगा कि वेल्थी है, पैसे वाला है और हम पॉलिसी समझा रहे हैं, हम समझ लीजिए उसको 25 लाख की पॉलिसी समझा रहे हैं और उसने 25 लाख की पॉलिसी यस कर दिया। अभी जब हम इस एनालिसिस को कर रहे हैं और उसको करते हुए हम देखते हैं कि वो बोलता है कि मेरे ऊपर 1 करोड़ का लोन है, तो क्या ये मेरी ड्यूटी नहीं बन जाती कि मैं उसको 1 करोड़ के बराबर इंश्योरेंस कवर दूं, चाहे वो मैं उसको टर्म राइडर के माध्यम से दूं या एक टर्म प्लान के माध्यम से दूं या अपनी किसी जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, जो भी प्लान मेरे को सूट करेगा, कस्टमर को सूट करेगा, उसके माध्यम से दूं। अगर मैं ये समझाऊंगा तो डेफिनेटली कस्टमर के माइंड में आएगा कि यस, ये मेरा एडवाइजर मेरे को सलाह सही दे रहा है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो 25 लाख रुपए घर में नहीं आएंगे, ये तो लोन चुकाने में ही खत्म हो जाएंगे, तो क्यों ना हो कि मैं अपने लोन को भी सिक्योर कर लूं, इंश्योर कर। अब दोस्तों देखिए, आपको ये समझ आने लगा कि कैसे मैं कस्टमर को सिलेक्ट करता हुआ चलूंगा, कैसे मैं उस पॉलिसी के सम एश्योर्ड को डिसाइड करूंगा। उसकी इनकम के बारे में मुझे पता चल गया, उसकी फैमिली के बारे में पता चला, तो उसकी मेरे को लायबिलिटी भी पता चल गई। मान लीजिए उसके 2 बच्चे हैं, 2 साल का और 4 साल का, तो मुझे पता चल गया कि इसके ऊपर लायबिलिटी है, कल को बच्चों की एजुकेशन, हायर एजुकेशन और उनकी मैरिज के लिए इसको जरूर कोई ना कोई प्लान करना होगा। ऐसे ही जब मुझे पता चला कि उसके पास लोन है, उसका आउटस्टैंडिंग लोन चल रहा है, तो वहां पर मैं अपने इंश्योरेंस की बात कर पाऊंगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि
उसकी इनकम और एज के हिसाब से एलआईसी कितना इंश्योरेंस उसको देगी। ऐसा नहीं है कि एक रिक्शा वाले ने बोला सर मेरे को भी इंश्योरेंस करा दो 1 करोड़ का और हम कहेंगे लो जी कर देते हैं, मुझे तो पॉलिसी मिल रही है। नो, इट इज नॉट अलाउड। हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि किस आदमी को कैसे हम इंश्योरेंस अलाउ करते हैं। देखिए एज ग्रुप एलआईसी ने बनाया है कि एज ग्रुप है और उसका इनकम है, उस इनकम के आधार पे हम उसको इंश्योरेंस देते हैं। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है, अब ये एनालिसिस में आ रहा है और ये कस्टमर के सामने अगर मैं रख दूं कि सर 35 की एज तक हम उसकी एनुअल इनकम का एवरेज, लास्ट 3 ईयर के एवरेज इनकम का 25 गुना इंश्योरेंस दे सकते हैं। सपोज किसी का 3 साल का एवरेज इनकम 10 लाख आता है तो हम उसको 25 गुना 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस दे सकते हैं। तो अब आपके पास माइंड में ये ओपननेस आ गई कि यार ये आदमी की एलिजिबिलिटी तो 2.5 करोड़ की है और मैं इसको एक 20 लाख का इंश्योरेंस समझा रहा हूँ, 25 लाख का इंश्योरेंस समझा रहा हूँ, 50 लाख का। मैं एटलीस्ट उसको बोल सकता हूँ कि भाई आप इस इंश्योरेंस को 2.5 करोड़ तक लेके जा सकते हैं। 36 से 45 साल के आदमी को 20 गुना हम दे सकते हैं, 40 से 55 साल के आदमी को 55 गुना दे सकते हैं एवरेज इनकम का, और 56 साल से ऊपर के आदमी को 10 गुना दे सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे जो साथी बैठे हुए हैं, ये वाला कंसेप्ट हम लोग कभी सोच भी नहीं पा रहे होंगे, काफी लोगों को नया भी लग रहा होगा। तो इस वाले चार्ट को जब हम कस्टमर के सामने रखते हैं और मैं कहता हूँ सर मैंने आपकी इनकम देख ली, आपकी इनकम 10 लाख है, आपकी एज है 40 ईयर, तो सर मैं अपनी इनकम के, आपकी इनकम के हिसाब से एलआईसी आपको 2 करोड़ तक का इंश्योरेंस अलाउ करती है, देने के लिए तैयार है। आप बताएं सर कितना कराना चाहते हैं। तो अब आते हैं, जब आईआरडी और ये सब बैठे हुए सब बात कर रहे थे, जो 20 साल पहले डॉक्टर और आज के डॉक्टर की चिंता के बारे में विचार करिए कि 20 साल पहले का डॉक्टर है वो ऐसे ही उसको ट्रीटमेंट दे देता था, लेकिन आज का डॉक्टर है पहले उसकी रिपोर्ट फाइल में लगाता है, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट देता है। जितना भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे आप देखना सबसे पहले वो टेस्ट कराते हैं। तो क्यों कराते हैं? क्योंकि उनके ऊपर एक लायबिलिटी आ रही है कि अगर कल को कोई मिसमैनेजमेंट हो गया, कोई पार्टी को लॉस हो गया, तो पार्टी कोर्ट में जाएगी और कोर्ट यही पूछता है कि मिस्टर डॉक्टर आपने ये ट्रीटमेंट में क्यों लिखा, क्या बेसिस था आपका। तो यही हमारे पास आने वाला है। इसलिए तो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए तो हम ये मेहनत कर रहे हैं कि हम उन सब चीजों में एक्सपर्ट हो जाए। तो ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस, तो जब आईआरडीए एलआईसी बैठ के सोचते हैं कि मेरा एडवाइजर क्यों बता रहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस के मकसद क्या है। तो एप्रोप्रिएट बॉक्स में टिक करना है, कस्टमर से टिक करवाना है, खुद आपको समझाना है कि भाई मैं क्यों ये पॉलिसी दे रहा हूँ, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है इंश्योरेंस का। तो यहाँ पर हमने देखा कि रिस्क कवर है ना, कई बार क्यों रिस्क कवर चाहिए कि सैलरी कम है, स्टार्टअप है उसका लाइफ में, अभी उसकी जॉब लगी है लेकिन उसकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसकी फैमिली में उसके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो उसको प्योर रिस्क कवर की ज्यादा जरूरत है। उसने मकान लिया है, 1 करोड़ का उसने लोन लिया है, वो लोन जो है चुकाना है इसको, लेकिन उस लोन की लायबिलिटी इसकी फैमिली के ऊपर ना जाए अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो इसको प्योर रिस्क कवर चाहिए। तो मुझे ये देखना है कि ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या बनेगा। रिस्क कवरेज विद सेविंग। अब देखिए मैक्सिमम प्लान हम जो बेचते हैं वो रिस्क कवरेज विद सेविंग बेचते हैं, क्योंकि हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें ये कहता है, माइंड हमारा ये कहता है कि भाई मेरा मूल नहीं जाना चाहिए, मेरा पैसा वापस आ जाना चाहिए और मैं जो पैसा लगा रहा हूँ वो रिटर्न के साथ वापस आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक पिता के ऊपर उसके बच्चे की पढ़ाई की, उसके हायर एजुकेशन की, उसकी मैरिज की सारी जिम्मेदारी वो लेके चलता है। यहाँ फ्रीडम वाली लाइफ नहीं है कि भाई जो होगा देखा जाएगा, हम लोग प्लान करके चलते हैं। हम ये चाहते हैं कि सोसाइटी में हमारी इमेज अच्छी रहे, हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली दर बदर की ठोकरें ना खाए। तो हम वो रिस्क कवरेज करा के चलते हैं, साथ ही साथ उसमें सेविंग भी करा के चलते हैं कि जब बच्चे बड़े होंगे, जब मेरी फैमिली में हायर एज में मुझे रिटायरमेंट के लिए मैं पेंशन की जरूरत पड़ेगी तो पैसा कहाँ से आएगा। तो ये सारा मैं डिसाइड करने के लिए मेरे पास रिस्क कवरेज और के साथ सेविंग वाले प्लान होते हैं। मनी बैक प्लान, जैसे सर ने बताया कि एंडोमेंट प्लान उसको दे दिया, देना था मनी बैक। एक कस्टमर कहता है, ऐसे बहुत कस्टमर जो चाहते हैं कि भाई मैं 20 साल 25 साल के लिए एलआईसी के साथ जुड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा माइंड ना ये नहीं कहता है कि मैं 25 साल तक चुपचाप बैठा रहूं, आपको पैसे देता रहूं, 25 साल के बाद आप एक बार आएंगे मुझे पैसा देने। मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये विश्वास बीच बीच में होता रहे, मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहे, जिससे मेरे अपने जो छोटे छोटे टारगेट्स हैं अपनी लाइफ में, बच्चे का एडमिशन कराना है, हायर एजुकेशन में भेजना है, कुछ अपने फैमिली की और जरूरतों को पूरा करना है, तो मनी बैक प्लान हमारे पास। तो मनी बैक विद रिस्क कवर आप देखो 921 920 लाख, 125 गुना सवा गुना इंश्योरेंस के साथ
ये पॉलिसी हम देते हैं। तो अगर 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 12.5 लाख का रिस्क कवर देते हैं, मनी बैक देते हैं। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाता है कि मैं किस तरह से उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिक्योर रिटर्न विद रिस्क कवर, है ना। कुछ प्लान हमारे गारंटीड वाले हैं, जैसे हम देखते हैं कि बीमा श्री है, हमें पता है 50 रुपए और 55 रुपए का गारंटीड बोनस उसमें है। जीवन शिरोमणि है, ऐसे जीवन उमंग है, 8% का लाइफ लॉन्ग मुझे रिटर्न मिलेगा और रिस्क कवर भी मिलेगा। तो मैं अपने प्रोडक्ट को उसके ऑब्जेक्ट के साथ मिलाप कराने के लिए बैठा हूँ। यही तो है, मेडिकल स्टोर में कितनी सारी दवाइयां हैं, 1000 तरह की दवाइयां हैं, लेकिन हम मेडिकल स्टोर ना जाके डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ही तो मिलान कराएगा कि उस 1000 दवाई में से मुझे कौन सी सूट करेगी। तो ये मिलान कराने का हमारा काम है। प्रोडक्ट का बास्केट मेरे पास है, ऑब्जेक्ट का बास्केट जो है मैंने कस्टमर के साथ बैठ के डिसाइड किया, नाउ उसका मैचअप करा के हम देंगे। तो हेल्थ कवर की कुछ प्लान्स हैं, कुछ प्लान्स हमारे पेंशन एन्युटी के लिए होते हैं, कुछ प्लान बच्चों के लिए होते हैं, चाइल्ड एजुकेशन के लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए। इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस है वो कवर होता है। और अगर कस्टमर के साथ हम ये डिटेल में डिस्कशन में जाते हैं तो उसको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मेरा जो कंसल्टेंट है ये एक ऊंचे दर्जे का कंसल्टेंट है। जब ये मुझे बताएगा कि कौन सा प्लान कराना है और कितना सम एश्योर्ड कराना है, तो मैं इसकी बात को मानूंगा। तो मुझे यस कराने के लिए इस सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, एलआईसी में कोई ऐसे नहीं कि रात को विचार आया और सुटेबिलिटी फॉर्म बना के भेज दिया। ये समझ लीजिए फ्यूचर की एक प्लानिंग है, फ्यूचर की तैयारी है। आने वाला एडवाइजर ऐसे ही होगा, उसके पास केस हिस्ट्री होगी। आप देखें ना, डॉक्टर के पास केस हिस्ट्री बनती है, तो आपके पास भी एक केस हिस्ट्री होगी कि इस कस्टमर से ये सब डिस्कशन करने के बाद हम इस निर्णय पे पहुंचे कि इसको इतने समय का इतना प्लान देना है। नीचे आप देखते हैं रिस्क प्रोफाइल, है ना। तो कस्टमर का देखने के बाद ही तो मुझे पता चलेगा इसका रिस्क प्रोफाइल कैसा है। अब मैं एक टीचर के पास बैठा हूँ, गवर्नमेंट टीचर के पास बैठा हूँ, तो मुझे पता है कि इसका रिस्क कवर कम है, मतलब इसका रिस्क प्रोफाइल कंजर्वेटिव टू मॉडरेट है। ये कार में बाइक पे घूमता है, जाता है, लेकिन इसका लाइफस्टाइल बहुत प्रॉपर है, डिसिप्लिन है, इसकी इनकम बहुत सिक्योर्ड है। तो रिस्क प्रोफाइल इस तरह का है। एग्रेसिव है, इसका जॉब स्टाइल ऐसा है, इसका लाइफ स्टाइल ऐसा है। तो मैं रिस्क प्रोफाइल को चेक करके भी एलआईसी को बता सकता हूँ कि इसके पॉलिसी करने में एलआईसी किस तरह से डिसीजन लेगी। अब इसी में एक छोटा सा सवाल आ जाता है जो आपको पॉलिसी करने में भी हेल्प करता है। तो आता है कि आप प्रीमियम कैसे देंगे, सिंगल प्रीमियम देंगे या रेगुलर प्रीमियम देंगे। तो आप जैसे एक्सपर्ट होते हैं, आप बार बार इन बातों को जानते हैं कस्टमर को बताने से पहले, लेकिन जब आप ये डिस्कशन में जाते हैं तो आपको एक बार फिर हिंट हो जाता है कि कस्टमर का माइंड मेकअप होने लगता है कि यार प्रीमियम भी देना है भाई, ये जो कंसल्टेंट बैठा है मेरे सामने, एडवाइजर बैठा है, ये थोड़ी देर बाद प्रीमियम भी मांगेगा, तो मुझे रेगुलर इंस्टॉलमेंट देना है या सिंगल प्रीमियम देना है। उसका माइंड मेकअप होने लगता है। टाइम फ्रेम फॉर दिस इन्वेस्टमेंट, अभी ये जो इन्वेस्टमेंट करेगा कस्टमर, ये पॉलिसी लेना चाहता है, ये कितने समय की लेना चाहता है। तो ये कई बार हम पूछते हैं सर ये टर्म क्या रखें, तो टर्म डिसाइड करने का भी प्रोसेस है। हमें ये जानना है कि कितने टाइम के लिए पॉलिसी कराना चाहता है। जनरली एलआईसी में कल्चर है, और वो कल्चर भी बिल्कुल सही है कि हमारे पास ज्यादा शॉर्ट टर्म के कंसेप्ट नहीं होते हैं, और हम ज्यादा शॉर्ट टर्म के कंसेप्ट पे काम भी नहीं करते हैं। उसके पीछे 2-3 कारण है। आप देखिए, आपका बोनस रेट एलआईसी कैसे डिसाइड करती है कि ज्यादा टर्म है तो ज्यादा बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस टर्म के हिसाब से चलता है। आपका प्रीमियम का रेट भी टर्म के हिसाब से डिसाइड होता है, और आपका कमीशन रेट भी टर्म के हिसाब से डिसाइड होता है। तो पॉलिसी का जो टाइम फ्रेम है वो डिसाइड करना हमारा बहुत जरूरी हो जाता है, जिसके आधार पे हम उसकी इन्वेस्टमेंट और रिटर्न के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो जब हम उसका ऑब्जेक्टिव लेते हैं कि क्यों करा रहा है, अब मान लीजिए रिस्क कवर करा रहा है, किसी आदमी का ऑब्जेक्टिव है रिस्क कवरेज, और वो कहता है सर 5 साल का प्लान करा दीजिए, तो क्या ये मैच होगा? नहीं होगा, ये मिस मैच हो गया। भाई रिस्क कवर 30 साल की एज है, 5 साल का आप रिस्क कवर करवाना चाहते हो, क्यों? तो लॉन्ग टर्म आपको प्लानिंग चाहिए, आपको लंबे समय के लिए रिस्क कवर चाहिए। अभी वो कहता है मुझे बच्चे की मैरिज के लिए प्लान करना है, लेकिन मैं 5 साल का प्लान करना चाहता हूँ। वाई? भाई आपके बच्चे की शादी 20 साल बाद होगी, तो आपको 20 साल का प्लान करना है। तो मैं टाइम फ्रेम भी इस बारे में डिसाइड करता हूँ। नेक्स्ट, अब हम कैटेगराइज कर लेते हैं, ये सारी चर्चा करते करते हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि भाई कौन सा प्लान हमें देना है। तो सूटेबिलिटी क्लॉज जो ये फॉर्म जो बना है उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये जो स्लाइड आप देख पा रहे हैं ये आपके फॉर्म की स्लाइड मैंने तैयार की है। तो उसमें आपने क्या डिसाइड कर लिया कि अगर प्योर रिस्क कवर देना है तो कौन सा प्लान है,
रिस्क कवरेज विद सेविंग देना है तो कौन सा प्लान है, मनी बैक रिस्क कवरेज के साथ देना है तो कौन सा प्लान है, गारंटीड मुझे देना है तो कौन सा प्लान है। तो प्लान के नाम आप भली भांति परिचित हैं, आपके पास सारे कैलकुलेटर में आते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि LIC का कोई भी प्लान सेलेक्ट करने के लिए इस फॉर्म में भी हम लिख के दे रहे हैं कि कैसे हमने इस प्लान को सिलेक्ट करना है। कस्टमर ने बोला कि मेरे को मनी बैक, अब जो वो गलती उस टाइम हुई थी, पांडे सर ने बताया कि उस एजेंट ने जीवन आनंद दे दिया था मनी बैक का। अगर उस टाइम उसके हाथ में ये फॉर्म होता, सुटेबिलिटी फॉर्म होता, तो ये गलती नहीं होती। क्यों? क्योंकि कस्टमर से बातचीत के दौरान हमें उसकी उसका ऑब्जेक्टिव पता चल जाता है कि ये मनी बैक चाहता है, रिस्क कवर के साथ चाहता है, रेगुलर प्लान देना चाहता है। अभी ऊपर पूछे हुए सवालों से पता चलेगा, किसी ने बोला मेरे को मनी बैक चाहिए, मेरे को वन टाइम चाहिए, वन टाइम प्रीमियम देना है, तो क्लियर डिसाइड हो गया कि न्यू बीमा बचत प्लान देना है। तो देखिए कैसे डिसाइड हो रहा है ऑटोमेटिक। किसी ने कहा जी मेरे को रिस्क कवर भी चाहिए, मनी बैक भी चाहिए और रेगुलर प्रीमियम भी चाहिए, तो कैसे पता चला कौन सा देना है, 920 देना है या 921 देना है। अब उसने बोला टर्म वाला कंसेप्ट लिया, उसने बोला मेरे को 20 साल का टर्म लेना है, तो 920 हो गया, 921 नहीं हुआ। तो ये जो सिस्टम बना है, ये सिस्टम पर साइंटिफिक वे में बना है कि कैसे आप डिसाइड कर। अब इन चीजों को डिसाइड करने के बाद कोई आपको चैलेंज नहीं कर पाएगा लाइफ में कि आपको मैंने मांगा था मनी बैक, आपने दे दिया जीवन आनंद, बिकॉज आपने स्टेप बाय स्टेप ये सब चीजें बड़े ध्यान से ली हैं, नोट की हैं और ये फॉर्म तैयार किया है। अभी किसी ने बोला मेरे को गारंटीड रिटर्न वाला प्लान चाहिए, मेरे को मनी बैक चाहिए लेकिन गारंटीड प्लान चाहिए। अभी जिस एडवाइजर को नॉलेज नहीं होगी वो क्या सोचेगा, 920 921 में यार बोनस तो गारंटीड होता नहीं है, फ्लेक्सिबल होता है, कैसे करूं, क्या है। दूसरा एजेंट आएगा, बीमा श्री दे देगा और चला जाएगा। तो नॉलेज का ये फर्क होता है। तो ये जो हम आज चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है, कैसे हम ये डिसीजन ले रहे हैं, कैसे हम चीजों पर सोच रहे हैं। नेक्स्ट है ना, हमारे पास कुछ यूलिप प्लान होते हैं, कुछ अलग अलग तरह के प्लान हैं। तो ये किस तरह से हेल्थ है। अब किसी ने बोला जी मेरे को तो कैंसर का कवर भी चाहिए, तो आपके पास कैंसर कवर प्लान है, आपने टिक किया और वो प्लान उसको दे दिया। नेक्स्ट सर, अब जब ये सब चीजें डिस्कशन हो गई तो आपने लिख लिया, नोट डाउन कर लिया कि कौन कौन सा प्लान उसको देना है। लास्ट में LIC ने क्या किया, LIC ने कहा कि भाई अब ये बताओ आप दोनों एग्री कर रहे हो, यस। कस्टमर और मेरा एडवाइजर एग्री कर रहा है, यस। तो दोनों से अंडरटेकिंग ले लिया, कंसेंट ले लिया दोनों से कि भाई मैंने जो कस्टमर की लीड थी उसके अकॉर्डिंग ये प्लान समझा दिया है और कस्टमर ने ये कह दिया कि मुझे जो जरूरत था उसके हिसाब से मैं इस प्लान पर एग्री हुआ। तो एजेंट के और प्रोस्पेक्ट के दोनों के इस पर सिग्नेचर आ गए और सहमति हो गई। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आई संजय त्यागी हैव एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्लान प्रीमियम एंड चार्जेस अंडर द पॉलिसी टू पॉलिसी होल्डर या प्रोस्पेक्ट। मैंने वही सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नेक्स्ट सर, अभी ऐसा नहीं है, अभी उस पे कस्टमर के भी साइन होते हैं। नेक्स्ट सर, यहाँ पर कस्टमर से भी मैं अंडरटेकिंग ले रहा हूँ। क्या कस्टमर कह रहा है, आई राम प्रकाश हैविंग रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द अबव, जो इन सज्जन ने मेरे को बताया है वो सारा मैंने समझ लिया है और अब मैं ये प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे कौन सा प्रोडक्ट बताया गया है, 936 नंबर। टर्म क्या रखा गया है, 25 साल का। सम एश्योर्ड क्या रखा गया, 25 लाख। मोड रखा गया है हाफ ईयरली, प्रीमियम इतना। तो ये सब प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारी बात बन जाती है और हम बिल्कुल एक एडवांस, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके में कस्टमर के सामने आते हैं। तो उसको लास्ट एक बात कह रहा हूँ, लेकिन वो इस बात के लिए नहीं है, हमारी माई बाप है, लेकिन तो हमारे बारे में सोचिए ना। LIC को पता है कि भाई ये पांडे जी त्यागी जी तो लग रहे हैं, ये तो सिखा लेंगे, लेकिन बहुत लोग नहीं सीख पाएंगे अभी भी, बहुत लोग अभी मीटिंग में नहीं आएंगे, बहुत से लोग इस तरफ कदम नहीं उठाएंगे। तो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते हैं, धीरे धीरे हम इन चीजों में जाते हैं। तो LIC को पता है कि मेरा एडवाइजर है भाई, 10 लाख एडवाइजर है, इसमें से 2 लाख मेरे प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, 2-3 लाख लोग जो है वो समझते हैं, अच्छा काम करते हैं लेकिन पार्ट टाइम काम करते हैं, 2-4 एजेंट हैं जो कभी कभी, है ना, अभी करता और कभी करता, इस कैटेगरी में काम करते हैं। तो LIC ना इस सब कुछ जानती है। तो LIC ऐसी संस्था है कि आप जो सोचोगे ना, LIC उसका इंतजाम पहले ही करती है, वो तैयारी करके चलती है। तो LIC को पता है कि मेरा एडवाइजर अभी इस एनालिसिस में, इस फॉर्म को भरने में उतना सक्षम नहीं है, अभी क्या करूं। तो LIC ने आपको एक रास्ता दिया। LIC ने कहा कि ठीक है आप सीख लीजिए, लेकिन आप कस्टमर को भी बता दीजिए ये सूटेबिलिटी वाला जो फॉर्म है
जो मैं ये सारी बातें हैं ये अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। कस्टमर से हम कंसेंट ले लेते हैं, आई विल नॉट आंसर द क्वेश्चन अबव, क्यों, और मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ जो भी प्लान में इन एडवाइजर से ले रहा हूँ, तो वहां पर हम कस्टमर से साइन कराते हैं। तो सूटेबिलिटी के फॉर्म में लास्ट पेज आता है वेवर ऑफ इंश्योरेंस सूटेबिलिटी क्वेश्चन। तो ये मैं अपने एडवाइजर की सहूलियत के लिए LIC ने रखा कि धीरे धीरे सीख जाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन क्या सिर्फ यही एक रीजन है? नहीं, एक और रीजन है दोस्तों। कई बार ऐसा भी क्लाइंट आपको मिलेगा जो बोलेगा मिस्टर एडवाइजर आप अभी सारी चर्चा मत करिए, मेरा डिसाइडेड है, मैंने नेट पे पढ़ लिया है, प्लान लेना है 10 लाख का हाफ ईयरली मोड में, दैट्स ऑल, मुझे कोई चर्चा नहीं करनी। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे जी नहीं मैं तो सूटेबिलिटी फॉर्म भर के जाऊंगा। नहीं दोस्तों, LIC को पता है कस्टमर ऐसा भी बिहेव करता है और कस्टमर ऐसा बोलेगा, तो मुझे वहां पर अपना बिजनेस करना है, उसका बीमा करना है, उस झंझट में नहीं पड़ना है कि मैं अब उसकी इनकम के बारे में, उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में जानूं। कस्टमर हैज डिसाइडेड, उसने डिसाइड कर लिया है, नेट पे पढ़ के कहीं से भी उसको नॉलेज है, ज्ञान है, वो उसकी जिम्मेदारी है। तो मैं कहता हूँ कि सर कोई बात नहीं, मैं आपसे सारी चर्चा नहीं करना चाहता, मैं सारी चीजों को छोड़ रहा हूँ। आपने डिसाइड किया है कि आपको जीवन लक्ष्य प्लान लेना है, इतने साल का लेना है, इतने अमाउंट का लेना है, दैट डन। आप सिर्फ एक सिग्नेचर कर दीजिए जिससे कि ये कंटेंट आ जाए कि आपने मुझसे इन सब चीजों को बताने के लिए मना कर दिया है। तो यहाँ पर कस्टमर का एक कंसेंट आ जाएगा, सिग्नेचर और प्रोस्पेक्ट कस्टमर के सिग्नेचर हो जाएंगे और आप और मैं और LIC उस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे जो आने वाले समय में हमारे सामने आ। तो ये जो फॉर्म था उसको आज मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि क्यों ये आया, क्या इसके फायदे हैं, कैसे आप इस फॉर्म के माध्यम से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसको पढ़े, इसके बारे में जानकारी ले। कस्टमर से अगर आप इस चर्चा में जा सकते हैं तो जाइए, बिजनेस खराब होता है तो मत जाइए, ठीक है। आप प्रोफेशनल अप्रोच रखिए, क्योंकि डॉक्टर अगर पेशेंट कहता है जी आपको जहां साइन कराना है करा लीजिए, मेरा ऑपरेशन कर दीजिए और ये रखिए पैसे, तो कई बार डॉक्टर भी तो कहता है कि चलिए ठीक है आपके टेस्ट हमने कर लिए और हम इसको प्रोसेस करते हैं। तो जैसा कस्टमर है वैसा बिहेवियर आपको रखना है, बट यू हैव टू बिहेव एज ए प्रोफेशनल एडवाइजर। तो आपके पास जब ये फॉर्म और ये नॉलेज है तो आप अपने प्रोफेशनलिज्म को वहां पर जता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।